नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्लास है वो आप सबके लिए यहाँ पर आरसीटी महामैराथन क्लास साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए तो मैं आपको फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे बोला है कि कौन सा पर्सनल ईमेल अकाउंट है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर IMAP, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर POP3, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर HTTP की। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर POP3 प्रोटोकॉल होता है। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और प्रोटोकॉल जो होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, वो आपका यहाँ पर होता है SMTP प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ POP3 प्रोटोकॉल क्या होता है, जितने भी आपके यहाँ पर कोई सामने वाला जो क्लाइंट होता है, सामने वाला जो बंदा आपको यहाँ पर ईमेल भेजता है, वो आपके कौन से प्रोटोकॉल के तहत आपके पास यहाँ पर रिसीव होता है, वो आपके यहाँ पर POP3 प्रोटोकॉल के तहत आपके पास यहाँ पर रिसीव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना POP3 की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर SMTP की, तो दोस्तों आप जितने भी बंदों को यहाँ से जो ईमेल भेजते हो, यानी कि यहाँ से जैसे अभी जो मैं हूँ, यानी कि मैं अगर खुद को ये मानता हूँ, तो दोस्तों अगर मेरे को कोई जो क्लाइंट बी है, यानी कि कोई भी बंदा बी है, अगर हमें उसको मेल भेजना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर जो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है वो आपको यहाँ पर SMTP फॉलो करना होता है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का क्या उपयोग होता है, यानी कि एनिमेशन पेन का क्या इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है कि आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हो। तो दोस्तों ये किसी प्रकार से एनिमेशन फलक का काम नहीं होता। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हो। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप स्लाइड को प्रिंट कर सकते हो। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन जो फलक होता है उसका उपयोग जो है वो आप किसी भी स्लाइड पर लागू ट्रांजेक्शन की, यानी कि एनिमेशन जो सूची है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किसी भी स्लाइड को अगर आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+P दबाना पड़ेगा। एनिमेशन फलक का आपका किसी प्रकार से उपयोग नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनकी यातायात निर्देशन में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राउटर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्विच, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर ब्रिज, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर हब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राउटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आपके यहाँ यातायात निर्देशन होता है, जितने भी आपके ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइटें होती है उनको जो निर्देशित करता है, यानी कि उनको जो कंट्रोल करता है वो आपका वहाँ पर राउटर करता है। वहाँ पर कोई बंदा बैठा नहीं होता कि वो जो है लाल बत्ती को ऑन करता है, उसके अंदर ग्रीन सिग्नल को ऑन करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो होता है वो सब टाइम के हिसाब से वहाँ पर राउटर पर सेट होता है। उसके अंदर जो आपके यहाँ पर सिग्नल होता है वो वहाँ पर चेंज हो रहा होता है। इस प्रकार से आपका वहाँ पर प्रोसेस होता है। वहाँ पर कोई भी एक इंसान बैठ के वहाँ पर जो लाइटें हैं, यानी कि उनका जो सिग्नल होता है वो चेंज नहीं करता। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता होगा वहाँ पर कोई पर्सन बैठा है, दोस्तों वो जो पर्सन है वो आपके यहाँ पर जो सिग्नल है उनको चेंज कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है जो विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है, यानी कि पृष्ठ लेआउट का यहाँ पर कौन सा फीचर आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग करके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में स्विच कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक पेज जो होता है A4 का, वो जो सीधा खड़ा होता है वो आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। दोस्तों जब वो आड़ा होता है वो आपका लैंडस्केप कहलाता है। एंड दोस्तों ये जो पोजीशन होती है पेज की वो आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन कहलाती है। एंड पृष्ठ लेआउट यानी कि पेज लेआउट के अंदर आपको ये दोनों फीचर देखने को मिलते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडेट विकल्प का उपयोग करके आप कुछ दूर तक पैराग्राफ को बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। टेबल विकल्प में टेबल का उपयोग कर सकते हो। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर पृष्ठ सामग्री के पीछे भूतित पार्ट यानी कि वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वाटरमार्क जो होता है वो आपके यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर टैब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पर डिजाइन वाली टैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इसे बोल रहा है कि मॉनिटर के रेजोल्यूशन आप क्या समझते हैं, यानी कि मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो किसके अंदर नापी जाती है, मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो रेजोल्यूशन जो होता है वो आपके यहाँ पर पिक्सल्स के अंदर नापा जाता है। इसी प्रकार से जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर DPI के अंदर नापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा होगा वो आपको मिल रहा है कि यहाँ पर पिक्सल की अधिकतम संख्या होती है जो मॉनिटर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हुआ वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देख रखी है तो दोस्तों उनको देख लेना, उसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपकी महामैराथन क्लास है, तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को यहाँ पर पूरी देखना, आप सबके यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आराम से। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चेंज करना है, यानी कि वेब ब्राउजर क्या होता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है कि www पर सामग्री के बारे में पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो तो इसका करेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क करता था, जानकारी से अनुरोध करता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया हुआ है दोनों विकल्प सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि वेब पेज को देखने के लिए उपयोगकर्ता की वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो दोस्तों आप यहाँ पर सर्च तभी कर पाओगे जब जाके आप अपना यूआरएल फिल करोगे, यानी कि आप अपनी क्वेरी जब तक गूगल पे सर्च नहीं करोगे तब तक वो गूगल जो है वो आपका यहाँ पर वेबसाइट शो नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो भी आपके यहाँ पर क्वेरी होती है, जो भी आपका क्वेश्चन जो आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करते हो वो आपका यहाँ पर यूआरएल कहलाता है। दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म भी लिख दिया हमने एक साथ में, ताकि एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ पता लगे, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के स्थान को डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खाली स्थान का फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग की आपकी कुल लंबाई है, यानी कि स्ट्रिंग आपके कुछ इस प्रकार से होती है। अगर आपको यहाँ पर शुरू का और लास्ट का जो पार्ट है वो काटना है दोस्तों, आपको बीच वाला भाग रखना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का कौन से फंक्शन का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है लोअर का, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सम का, उसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर अपर का, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ट्रिम का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ट्रिम का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती है जो एमएस एक्सेल प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से तालिका के रूप में पहचानती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर एक या एक से अधिक फील्ड होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर टेक्स्ट कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेन ड्राइव की विशेषता नहीं होती, यानी कि कौन सा पेन ड्राइव के अंदर फीचर नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इसका करेक्ट आंसर है कि जितनी भी यहाँ पर ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कि यहाँ पर सीडी की शेप में होती है, सीडी के रूप में उनके अंदर जो आपका स्टोरेज होता है वो स्टोर होता है, वो आपके यहाँ पर ऑप्टिकल ड्राइव कहलाती है। दोस्तों ऑप्टिकल ड्राइव का पेन ड्राइव किसी प्रकार से उदाहरण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि फ्लो चार्ट योजना का एक उपकरण है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लो चार्ट आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपने कभी अपनी बुक्स पढ़ी होंगी तो दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से चार्ट देखने को मिलता होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ जैसे अगर मैं अभी जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने कभी नाउन पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर नाउन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे आपको पता होगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। उसके अंदर जातिवाचक की में आपके यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो चार्ट होता है वो आपका यहाँ पर फ्लो चार्ट होता है। दोस्तों फ्लो चार्ट से हम जो है किसी भी चीज़ के सिस्टम यानी कि उसके एल्गोरिथम वगैरह को हम समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एल्गोरिथम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर किसी भी तरह का, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कदम दर कदम प्रक्रिया का, उसके अंदर दिया हुआ है आपको उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपने जैसे बताया कि नाउन के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में से जातिवाचक जो है उसके भी यहाँ पर 2 प्रकार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने पूरी कदम दर कदम जो है आपके यहाँ पर जितनी प्रोसेस होती है वो हम समझ सकते हैं कि हमको सबसे पहले इन तीनों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में जातिवाचक के भी यहाँ पर 2 प्रकार उनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फ्लो चार्ट होता है वो हमारा काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई फाइल जो है अगर आपने यहाँ पर किसी नाम से सेव कर रखी है, दोस्तों आप जो है इसका नाम बदलना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कीबोर्ड पर कौन सी जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पर दबानी पड़ेगी, कौन सी फंक्शन की आपको यहाँ पर दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है F3, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर F2, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर F4, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर F5। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि F2 जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल चार्ट में डाटा बिंदुओं के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है लीजेंड्स, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर डाटा लेवल्स, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर गाइडलाइंस, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डाटा सीरीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी डाटा लेवल्स जो होगा वो किसी भी यहाँ पर एमएस एक्सेल की शीट के यहाँ पर क्या बताता है वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीवीएमएस का लाभ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि डीवीएमएस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीवीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि
आपके डाटा को सुरक्षित करने का इसका क्या होता है, काम होता है, यानी कि डाटा से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आपका यहाँ पर डीबीएमएस करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि डाटा सुरक्षा और अखंडता, तो दोस्तों बिल्कुल इसका काम होता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कुशल डेटा अधिगम, यानी कि इसका भी ये भी काम होता है। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर डेटा निर्भरता, तो दोस्तों ये भी इसका काम होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर, डी के अंदर पढ़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कम विकास समय, तो दोस्तों ये किसी प्रकार से इसका काम नहीं होता, यानी कि विकास करना, डेवलपमेंट करना इसका काम नहीं होता है, केवल डेटा से रिलेटेड काम करता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको दिया हुआ है MS पावर पॉइंट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर गूगल ग्लास, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर MS एक्सेल, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर MS वर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हुआ आपका यहाँ पर गूगल ग्लास, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डाल जाए तो प्राप्त करता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह अन्य कोई प्राप्त करता है ईमेल पता नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों उपरोक्त कौन से फील्ड में, यानी कि अगर अंदर आपसे ऐसे बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके पास यहाँ पर 4 मेंबर है, यानी कि A B C और D जो है वो आपके पास यहाँ पर 4 मेंबर हैं। दोस्तों आप खुद जो है वो आप यहाँ पर A है वो, एंड दोस्तों आप जो है यहाँ पर सेम मेल जो है यहाँ पर तीनों बंदों को यहाँ पर भेजना चाहते हो, यानी कि बी को भेजना चाहते हो, सी को भी भेजना चाहते हो, डी को भी भेजना चाहते हो। लेकिन दोस्तों आप ये भी साथ में चाहते हो कि ए वाला जो आप यहाँ पर ए जो आपको पता है कि आप जो है यहाँ पर मैसेज भेज रहे हो, यानी कि ईमेल भेज रहे हो, बी को भेज रहे हो, सी को भेज रहे हो, डी को भेज रहे हो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर चाहते हो कि मैंने ये जो मेल है वो यहाँ पर मैंने बी को भेजा है, ये सी और डी को पता ना चले। इसी प्रकार से सी को मैंने ईमेल भेजा है, ये बी को भी ना पता चले, ना डी को पता चले, एंड दोस्तों डी को भी यहाँ पर ये पता नहीं चले कि डी को यहाँ पर मेल भेजा है। दोस्तों यहाँ पर बी और सी को भी ये मेल सेम मेल भेजा गया है आपको यहाँ पर, ये इनमें से किसी को भी आपको यहाँ पर पता नहीं चले, यानी कि बी का जो मेल है वो सी और डी को नहीं पता चले, सी का जो मेल है वो बी और डी के बारे में नहीं पता चले, एंड दोस्तों डी को यहाँ पर ये पता नहीं चले कि बी और सी को भी सेम मेल भेजा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फील्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर BCC फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। BCC की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एंड दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि MS एक्सेस 2010 का यहाँ पर फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ MS एक्सेस 2010 का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है आपका ACCDB, यानी कि एक्सेस डेटाबेस जो होता है इसका यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, यानी कि फाइल फॉर्मेट होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। एक्सेस डेटाबेस जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली को बदलने की अनुमति देता है, यानी कि आप किस प्रकार से, यानी कौन सी टाइप के अंदर जो है आप यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के अंदर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, फॉन्ट जो है वो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेन्यू टैब के अंदर नहीं जाना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा होम टैब को ओपन। होम टैब पर आप जैसे जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी फॉन्ट है जैसे कैलिबरी, नारद, टाइम्स न्यू रोमन आदि जितने फॉन्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको होम टैब पर जाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो बी सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। होम टैब जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे भाई बहनों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से बोल रहा है कि MS वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है, यानी कि MS वर्ड में जो आपका दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम जो है वो आपका यहाँ पर खाशो होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है वो आपके यहाँ पर टाइटल बार के अंदर शो होता है। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टेटस बार क्या होता है, तो दोस्तों स्टेटस बार वो होता है, अगर आपने देखा होगा कि MS वर्ड के अंदर एक नीचे एक पट्टी होती है जहाँ पर MS वर्ड के अंदर आपको पता चलता है कि आपने कितने पेज भर दिए, कितने आपने यहाँ पर करेक्टर, यानी कि कितने आपने यहाँ पर लेटर लिख दिए, ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर शो होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधा वो करेक्ट आंसर है। टाइटल बार के अंदर जो है आपको यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम दिखता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MS आउटलुक 2010 के अकाउंट सेटिंग से आप क्या सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ MS आउटलुक 2010 जो होता है वो आपके एज ए ईमेल की तरह काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आउटलुक जो होता है वो आपके यहाँ पर एज ए ईमेल की तरह काम करता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो एज ए ईमेल की तरह काम करता है। ईमेल में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया POP3 यहाँ पर सर्वर जो होता है वो काम आता है। POP3 की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, आपने को यहाँ पर क्या फुल फॉर्म बताई थी आप हमें कमेंट में बताओ। SMTP की सेम फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इसके साथ में यहाँ पर एन्क्रिप्शन SSL का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि नवीनतम मोबाइल OS कौन सा होता है, यानी कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नोगेट, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर एंड्रॉइड, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर iOS, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है सफार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सफार ना होगा, ये यहाँ पर क्या होगा सफारी होगा।
ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर नॉगेट है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर है। नवीनतम मोबाइल ओएस जो है वो आपका यहाँ पर नॉगेट है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूँ एंड्रॉइड और iOS जो है दोनों आपके यहाँ पर क्या होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर सफ़ार, तो दोस्तों ये सफ़ार नहीं होता है, यहाँ पर आपका सफारी, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों सफारी जो होता है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है, किसी प्रकार से आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना है इनको। बात करिए इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आज की इस मैराथन क्लास के अंदर से आपको अपने पेपर के अंदर यहाँ पर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यहाँ पर आराम से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने का ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों किसी भी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दी गई है। इससे रिलेटेड और जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसके बारे में और भी जो जानकारी वहाँ से देख सकते हो। यानी कि वहाँ पर आपके और भी आरसीईटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ले रखी है, उनको जरूर से देखा, आपके यहाँ पर बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये मेरा दावा है आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यवसायिक फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट और यहाँ पर ऑफिस होता है उसके अंदर, और जो व्यवसायिक फर्म होती है यानी कि जितने भी आपकी बिजनेस फैक्ट्रीज होती है, यानी कि इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर जो यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है, वहाँ पर जितना भी आपका प्रोग्राम रन करा जाता है वो यहाँ पर कौन से कंप्यूटर के अंदर करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है वो है मेन फ्रेम, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर सुपर, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर माइक्रो, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर मिनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये चारों जो होता है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर प्रकार होता है। सबसे ज़्यादा सुपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिकों के पास होता है, ठीक है। ध्यान रखना वैज्ञानिकों के पास क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ए हुआ वो करेक्ट आंसर होगा। जितने भी मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो हर जगह आपकी वर्तमान में काम किया जाता है। जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप जो आरसीईटी वर्तमान में कर रहे हो वहाँ पे जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। ध्यान रखना यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके यहाँ पर रन होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो तो करेक्ट होता है। उसके साथ में आपको यहाँ पर यूटिलिटी चाहिए होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो आपके यहाँ पर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या उनसे होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कंट्रोल पैनल जो होता है वो आपको यहाँ पर विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, वो आपका यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो आपके यहाँ पर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों कंट्रोल पैनल जो होता है वो उनमें से एक होता है। दोस्तों कंट्रोल पैनल को जो आपके यहाँ पर रन कराता है, यानी कि कंट्रोल पैनल को चलाने के लिए जो सुगमता प्राप्त करता है वो आपके यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर किसी भी यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, इनके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि रो फैक्ट्स यानी कि कच्चे तथ्य जैसे लेटर, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर रो फैक्ट्स यानी कि कच्चे तथ्य होते हैं उनको आप यहाँ पर क्या बोलते हो, डाटा बोलते हैं। दोस्तों जैसे आपके यहाँ पर डाटा परिपक्व हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपके यहाँ पर और परिपक्व होता है वो आपका यहाँ पर फोल्डर बन जाता है। फोल्डर बनने के बाद में आपका यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में जो है आपके सामने आ जाती है, ठीक है। यानी कि कच्चा तथ्य जो होता है वो आपका यहाँ पर डाटा कहलाता है। डाटा जैसे परिपक्व होगा वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर सूचना यानी कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सूचना का अधिकार यानी कि RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का वो आपका यहाँ पर कब लागू किया गया था, वो आप जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रोसेसर जिस यहाँ पर मटेरियल से बनता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सिलिकॉन, उसके अंदर आपको यहाँ पर रबड़ उसके अंदर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सेकेंडरी उसके अंदर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मेमोरी इनपुट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सिलिकॉन। सिलिकॉन का आपके यहाँ पर प्रोसेसर जितने भी होता है वो आपके यहाँ पर बने होता है। प्रोसेसर क्या होता है, अगर आपने कंप्यूटर पर देखा होगा कि उसके अंदर लिखा होता है आई कोर 7, आई कोर 5। तो दोस्तों आपके ये सारे क्या होता है प्रोसेसर के प्रकार होता है। इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादातर आपके वर्तमान कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इनके ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। जो प्रोसेसर जिस मटेरियल से बनते हैं वो आपके यहाँ पर सिलिकॉन का मटेरियल होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होता है केवल खालिस्तान छोड़कर, यानी कि टाइटल बार पर आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है, कौन सा बटन जो है वो आपका यहाँ पर उपयुक्त तो नहीं होता है, कौन सा आपका यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टाइटल बार का आपका क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या होता है जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम लिखा होता है दोस्तों। उसके यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको साइन दिखते हैं। कौन कौन से दिखता है आपको, एक यहाँ पर माइनस जैसे दिखता होगा, एक यहाँ पर बॉक्स जैसे दिखता है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक क्रॉस जैसे दिखता है। जो माइनस वाला होता है वो आपका यहाँ पर मिनिमाइज कहलाता है, जो डब्बे वाला होता है यानी कि बॉक्स वाला होता है
है वो आपका यहाँ पर मैक्सिमाइज कहलाता है। दोस्तों क्रॉस वाला जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, क्लोज का कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो दोस्तों आपको मिनिमाइज मिलता है। स्टार्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो। मैक्सिमाइज भी मिलता है, क्लोज भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी भी ठीक था, ऑप्शन डी भी ठीक था, लेकिन ऑप्शन जो बी था वो उसका इनकरेक्ट आंसर था, यानी कि इनकरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होता है वो आपके यहाँ पर IRC कहलाता है। IRC की फुल फॉर्म आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, क्या होती है, इंटरनेट रिले चैट होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इंटरनेट रिले चैट जो होगी वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित करने वाले नियमों को परिभाषित करने को क्या कहा जाता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में आप जो है डाटा का या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन का क्या कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर शेयर कर रहे होते हो, तो दोस्तों उसके अंदर जो आपका नियमों को परिभाषित करता है वो आपके क्या कहलाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना है दोस्तों, आपको तभी आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पर तैयारी कैसी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने यहाँ पर PMJDY यानी कि PMJDY, ठीक है, PMJDY की आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है। PMJDY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। एंड दोस्तों ये जो होता है वो आपके यहाँ पर महिलाओं को खाता होता है। मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम जो राशि होनी चाहिए वो आपके यहाँ पर शून्य राशि होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि राजस्थान ई वॉलेट से क्या कहा जाता है, कि राजस्थान ई वॉलेट क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान ई वॉलेट यानी कि वॉलेट क्या होता है जिसके अंदर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर ATM कार्ड होता है या फिर आपका यहाँ पर लाइसेंस होता है, आधार कार्ड वगैरह जो आप रखते हो वो आपके किस में रखते हो, वॉलेट के अंदर रखते हो। आपका जो पैसा होता है, आपकी जो मनी होती है वो आप किस में रखते हो, वॉलेट के अंदर रखते हो। यानी कि आपकी जितनी भी आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिस प्रकार से आप यहाँ पर वॉलेट में रखते हो, इसी प्रकार से आपके यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो आपके मोबाइल के अंदर डिजिटल रूप से जो यहाँ पर स्टोर होते हैं, जहाँ पर आपके यहाँ पर प्रबंधन रखा जाता है उनका, जहाँ पर उनको स्टोर कहा जाता है, जहाँ पर उनको सेव किया जाता है, वो आपके क्या कहलाता है, राजस्थान ई वॉलेट कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके क्या होता है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का क्या उपयोग होता है, कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कौन कौन सी विंडो जो है वो आपके यहाँ पर सपोर्ट करती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो दोस्तों आपका अगर PC के अंदर विंडोज 8 है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे, विंडोज 10 है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन दोस्तों विंडोज 7 है तो दोस्तों आप इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यानी कि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है कि ए एंड बी दोनों जो होंगे वो उसका करेक्ट आंसर होगा, तो बिल्कुल होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए, यानी कि बेरोजगार जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी बंदे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए BRSY राशि के तहत यहाँ पर कितनी यहाँ पर प्रतिशत ब्याज दर लगाई जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 4%, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि, यानी कि अगर आपने भामाशाह रोजगार सृजन योजना, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर एक नाम आया था BRSY, तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म थी वो आपके यहाँ पर यही थी, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। मैं आपको वहाँ पर बताना भूल गया था। BRSY का अंदर आप जो है यहाँ पर जो आपकी ऋण राशि के अंदर जो आपका यहाँ पर ब्याज % लगता है, यानी कि आपके यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपके यहाँ पर 4% लगता है। दूसरा अगर आपको यहाँ पर इसको चुकाना है, मिनिमम जो आपको यहाँ पर समय लगता है वो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का लगता है, यानी कि 5 वर्ष के भीतर आपने यहाँ पर जितना भी लोन लिया है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा 4% की राशि के तहत, यानी कि 4% इंटरेस्ट के साथ में आपको यहाँ पर पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर दो फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक आपसे पूछी जाती है PAN के, दोस्तों एक और पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है PNR नंबर की। दोनों में क्या फर्क होता है, PAN जो होता है वो आपका यहाँ पर पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। एंड दोस्तों PNR नंबर क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर कभी IRCTC यानी कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर कभी आपने टिकट वगैरह बुक किया होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर PNR नंबर मिलता है, जिसके तहत जो है आप किसी भी ट्रेन का वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी पता लगा सकते हो कि
आपकी टिकट यहाँ पर कंफर्म हुई है नहीं हुई। अगर आप अभी भी वेटिंग के अंदर है या फिर नहीं है तो दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर पीएनआर नंबर के तहत आप यहाँ पर पता लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों बात करें पीएनआर नंबर की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों पीएनआर नंबर जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों सारी जो ऑल इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है मैंने आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाली आपको यहाँ पर क्लास दे रखी है, आप जो उसको अंदर देख लेना। ये भी फुल फॉर्म उससे बाहर नहीं जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको आई बटन पे लिंक भी दिख रही होगी। बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि फॉर्म 49 यानी कि फॉर्म 49A उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फॉर्म 6 उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फॉर्म 8 उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फॉर्म 16 यानी कि फॉर्म 16। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर फॉर्म 49। एंड दोस्तों एक और जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड को अपडेट कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड को अपडेट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक जो वेबसाइट जो आपको यहाँ पर आँख मीच के लगा के आनी है वो आपको यहाँ पर NSDL वेबसाइट लगा के आनी है, यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट पूछी जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर NSDL वेबसाइट लगा के आनी है, यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड जितना भी आपका यहाँ पर काम होता है वो आपका यहाँ पर NSDL वेबसाइट के अंदर होता है। इसी प्रकार से वोटर से रिलेटेड जितने भी आपका काम होता है वो आपका यहाँ पर नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल यानी कि NVSP की वेबसाइट पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि अगर आपको यहाँ पर नया वोटर कार्ड बनवाना है या फिर वोटर कार्ड रजिस्टर के अंदर अपना नाम दर्ज करवाना है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर NVSP वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो आपका यहाँ पर ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप जिसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो, कोई भी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी गेम वगैरह जो है आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि अपने मन मुताबिक जो है उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हो। वो आपका यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, एंड्रॉइड जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज कौन सी होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई अभी जो लेटेस्ट के अंदर विंडो है वो आपके यहाँ पर कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वर्तमान में जो है वो आपके यहाँ पर विंडोज 11 तक लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना, विंडोज 11 जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज 11 ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्ता उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर विंडोज 10। तो दोस्तों उसके बाद में जो लेटेस्ट में लॉन्च की गई थी विंडोज 10 थी, यानी कि विंडोज 11 से पहले विंडोज 10 जो है वो आपके यहाँ पर लेटेस्ट के अंदर लॉन्च की गई थी। सबसे पहले विंडोज 11 अभी लेटेस्ट के अंदर चल रही है, इससे पहले जो लॉन्च की गई थी वो आपके यहाँ पर विंडोज 10 थी, इससे पहले विंडोज 10 थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो विंडोज़ है उनका यहाँ पर सीरीज चलता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर विंडोज 11 आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता तो दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज 11 ही लगा के आना था, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज 11 ऑप्शन के अंदर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर विंडोज 10 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए मेहनत नहीं की जा रही। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस वर्ड में यदि किसी शब्द में सभी पेज पर दोहराने के लिए आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई वर्ड है एमएस वर्ड के अंदर, यानी कि अगर आपको यहाँ पर जैसे अगर आपने देख रहा होगा कि आपकी जो कॉपी होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि हर पेज के ऊपर डेट वगैरह लिखी होती है, और आपकी जो बुक होती है उसके नीचे आपने देखा होगा कि हर पेज के अंदर यानी कि हर जो आपका पन्ना होता है उसके नीचे जो होता है वो उस पेज का नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपके बुक के पेज होते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो डेट वगैरह लिखी होती है वो आपके यहाँ क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। दोस्तों आपके जो यहाँ पर नीचे लिखा होता है वो आपका यहाँ पर फुटर कहलाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर किसी भी दस्तावेज पर किसी भी वर्ड को अगर आपको यहाँ पर बार बार दोहराना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर हेडर फुटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि बस टॉपोलॉजी में लिंक और नोट्स कैसे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बस टॉपोलॉजी क्या होती है। अगर आपने कभी देखा होगा कि बस जो होती है वो आपकी किस प्रकार से होती है, वो आपकी इस प्रकार से मानो कि ये बस है। ठीक है, एंड दोस्तों इसके अंदर आपके यहाँ पर क्या होती है, एक बालकनी होती है जिसके माध्यम से जितने भी आपके पैसेंजर वगैरह होते हैं वो आपके यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इससे आते हैं उससे जाते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर बस काम करती है। दोस्तों जिस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से मान सकते हो कि आपकी जो बालकनी है वो आपके यहाँ पर क्या है, एक केबल है। एंड दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर पैसेंजर है वो आपके यहाँ पर क्या है, नोट्स है। एंड दोस्तों आपके यहाँ पर जो गेट होता है वो आपके क्या होता है, एक केंद्रीय बिंदु होता है, यानी कि जितने भी पैसेंजर जो होता है वो आपके यहाँ पर किससे जुड़े हुए होते हैं, वो आपके यहाँ पर गेट से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से आपके आते हैं वहीं से आपके जाते हैं, यानी कि एक केबल के माध्यम से जितने भी आपके नोट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों ये जो सारे नोड होते हैं वो आपके यहाँ पर केंद्रीय बिंदु से बिंदु का कनेक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि
कि जब आप आधा ईमेल लिखकर बंद कर देते हैं तो दोस्तों वो आपका वहाँ पर सेव हो जाता है। नहीं कि अगर आपने कोई ईमेल लिखा है दोस्तों वो गलती से आपसे बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर वो वापस जो ईमेल है अगर आप उसके अंदर ही वापस कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी कि उसको आगे लिखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो ईमेल जो आपने बंद हो गया था गलती से, वो आपको वहाँ पर वापस कैसे मिलेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर आधा ईमेल जो आपने बंद किया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अंदर आगे जो है आप इसके अंदर कंटिन्यू एडिटिंग जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वगैरह है, अगर आपको यहाँ पर कोई फाइल वगैरह अटैच करनी है तो दोस्तों आप वहाँ पर कर सकते हो। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर आधा जो ईमेल होता है वो आपके यहाँ पर काम करता है, यानी कि मिल जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट को एक स्थायी भंडारण कहाँ पर होता है, जिनकी अगर आपने जैसे आप जो है यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम राहुल लिखा हुआ है दोस्तों, आप जो है यहाँ पर मैंने इसको कट किया, तो दोस्तों ये जो कट होता है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर सेव होता है, कौन सी मेमोरी के अंदर सेव होता है, और जब तक सेव रहता है, जब तक कि मैं इसको पेस्ट नहीं कर देता, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर सेव जो होता है वो आपके यहाँ पर क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है होम टेब, इसके अंदर आपका यहाँ पर सेव नहीं होता। इसके साथ में रिबन के अंदर भी सेव नहीं होता। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर लेआउट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड। तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, क्लिपबोर्ड जो होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एरियल क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं एरियल क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, नारद क्या होता है, कैलिबरी क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है, नहीं कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। आगे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एंड दोस्तों मैंने आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि यदि आप स्लाइड शो के दौरान खाली रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर काली रिक्त स्लाइड को यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैंक कुंजी यानी कि बी कुंजी दबानी पड़ेगी। बी फॉर ब्लैंक होता है, यानी कि ब्लैंक कुंजी यानी कि ब्लैंक साइड, आप ब्लैंक स्लाइड जो है आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बी कुंजी दबानी पड़ेगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है कि माउस ट्रैकबॉल किस प्रकार के इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ट्रैकबॉल क्या होता है। आप इसको एक बार छोड़ो, बात करें यहाँ पर माउस की, तो दूसरा आपने देखा होगा कि माउस क्या काम करता है, वो आपके यहाँ पर एक क्या करता है, एक कर्सर की तरह काम करता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ट्रैकबॉल भी काम करता है। दोस्तों माउस जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को पॉइंट करता है। दोस्तों आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में वो आपको यहाँ पर क्या कर देता है, ओपन कर देता है उस फाइल को। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यानी कि इस दोनों जो होता है वो आपके यहाँ पर एक पॉइंटर की तरह काम करता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है इनको यहाँ पर हल्के मत लेना। एंड दोस्तों अगर आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन जब आपको देखने मिलेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमें जो पढ़ाया गया था वो बिल्कुल सही पढ़ा गया था। एंड दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर और कहीं पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। दोस्तों आपके इस वाले के जो एग्जाम है इसके अंदर पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क डिवाइस जो होता है, डिवाइस के आपके यहाँ पर दो प्रकार होता है। एक होता है आपका यहाँ पर हब, एंड दोस्तों एक जो होता है वो आपके यहाँ पर स्विच होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी बहुत जो होंगे वो उसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट खुली है, दोस्तों वेबसाइट खुलने के बाद में आपके सामने जो पहला पेज ओपन होता है वो किसी वेबसाइट का क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, होम पेज जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। हाउस पेज जो होता है वो किसी प्रकार से नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर होम पेज की जगह होम प्रेस्ट भी दिखता है तो दोस्तों आप आंसर लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों हाउस पेज जो होता है वो किसी प्रकार से नहीं कहा जाता। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है वो आपके क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है डीएनएस। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म वैसे पूछी जाती है, मैंने आपको जैसे बताया डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। बात करें यहाँ पर यूआरएल की, तो दोस्तों मैंने आपको यूआरएल की फुल फॉर्म बता रखी है, यूआरएल क्या काम आता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। गूगल पे जो भी चीज़ आप यहाँ पर क्वेरी सर्च करते हो वो आपका यहाँ पर यूआरएल कहलाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कारण से मैं सारी फुल फॉर्म नहीं लिख सकता, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर बोल के बता रहा हूँ। आप जो है इसको लिख सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो वाली जो क्लास है उसको देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी हुई है, आप जो है वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगली जो फुल फॉर्म दी हुई है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एनटीएफएस। एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बात करिए अगली फुल फॉर्म की, तो दोस्तों अगला जो फुल फॉर्म दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर एसएमएस की दी हुई है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर सिम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल।
मॉड्यूल है। दोस्तों बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन ये था वो करेक्ट आंसर था। डीएनएस की मैंने आपको अभी जस्ट 2 बार फुल फॉर्म बताइए, क्या फुल फॉर्म बताइए कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपका यहाँ पर क्लास के अंदर कितना ध्यान रखता है और आपका बाहर कितना ध्यान रहता है आपको यहाँ पर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस का पॉइंटर कैसे दिखाई देता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कभी भी एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट की होगी, यानी कि टेबल बनाई होगी, तो दूसरा आपने देखा होगा कि माउस का जो कर्सर होता है वो आपका जिस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से जो एरो का साइन होता है वो आपका किसके अंदर बदल जाता है, वो आपका यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन के अंदर बदल जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से बदल जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं आप जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर ड्राइंग नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपका कुछ इस प्रकार से आपके क्या होता है, पेंसिल वाला जो साइन होता है वो आपका यहाँ पर बदल जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ये बहुत सारे नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, इसके अंदर मेरे को लगता नहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर होता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के उदाहरण पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। बात करें वेब ब्राउजर के उदाहरण की, तो दोस्तों वेब ब्राउजर के 3 उदाहरण होते हैं मोस्टली जो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। वो आपसे यहाँ पर पहले पूछा जाता है क्रोम क्या होता है, क्रोम वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, इसके अलावा सफारी भी होता है, इसके अलावा भी 2 और होते हैं। वो आपके यहाँ पर एक होता है आपका यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड दोस्तों एक और जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, एक आपका यहाँ पर यूसी ब्राउजर होता है, एक और जो होता है वो आपका यहाँ पर ओपेरा होता है। इसके अलावा एक और जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ठीक है। ध्यान रखना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपको यहाँ पर विंडोज 7 के अंदर मिलेगा, विंडोज 10 के अंदर इसका जो नेम है वो आपका यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर सर्च इंजन के उदाहरण की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सर्च इंजन के 3 उदाहरण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पर होता है गूगल, ठीक है। सबसे पहले गूगल होता है, ध्यान रखना गूगल जो होता है वो आपका यहाँ पर सर्च इंजन है, जबकि क्रोम जो है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा और जो उदाहरण होता है वो आपके यहाँ पर होता है गूगल, इसके अलावा होता है आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा सर्च इंजन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो दोस्तों बिंग जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो उदाहरण जो आपके यहाँ पर वेब ब्राउजर का होता है वो आपका यहाँ पर याहू होता है, यानी कि गूगल, याहू और बिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर सर्च इंजन के उदाहरण है। इसके अलावा वेब ब्राउजर का उदाहरण क्रोम भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज सबसे लास्ट एंड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में अगर आप यानी सेल का छनन यानी कि फिल्टर लगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे ये बता दूं वो बहुत ज़्यादा खेद हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे इनकरेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। ध्यान रखना कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से आपका यहाँ पर फिल्टर इंसर्ट होता है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर, ठीक है, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इनकी शॉर्टकट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से आपका एमएस वर्ड के अंदर ध्यान रखना है। एमएस वर्ड के अंदर आपका क्या होता है, किसी भी फॉर्मेट पेंटर का जो आपका यहाँ पर क्या होता है पेस्ट होती है, यानी कि फॉर्मेट अगर आपने किसी भी चीज़ का कॉपी किया है तो दोस्तों उसको पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी दबाना पड़ता है। एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एमएस वर्ड के अंदर आपको एक चीज़ दबानी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपका आरसीटी की टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। एंड दोस्तों मैं आपको इतनी शॉर्ट टाइम में जितनी एक्सप्लेनेशन इसकी दे सकता था मैंने आपको यहाँ पर देने का ट्राई किया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए नहीं की जा रही, इस बात की मैं गारंटी है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है तो दोस्तों मैं गारंटी है इस बात की कि आप अपने पेपर के अंदर 5+ जो क्वेश्चन है वो आराम से सही करने वाले हो, क्योंकि आपको इस क्लास के अंदर से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये आपकी महाभारतन क्लास है एंड दोस्तों मैं गारंटी है कि आपको यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो आपके यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, दोस्तों इसके साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो प्लस आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की आपको जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। आप उनको देख लेना, श्योर गारंटी कि आप जो है अपने पेपर के अंदर इन तीनों चीज़ों देखने के बाद में 15+ क्वेश्चन जो है आराम से करने वाले हैं। का जो वार्ड जो है वो आपको यहाँ पर केवल और केवल 3 क्लास के अंदर मिल गया है। तो दोस्तों आप जो है इनको जरूर देखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। तो दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।